फिक्स प्राइस में अनलिमिटेड खाना खिलाना कभी इस कंपनी का सबसे बड़ा हथियार था और आज वही बफे मॉडल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। एक वक्त था जब इस कंपनी के आउटलेट्स में टेबल बुक करवाने के लिए लोगों को हफ्तों पहले कॉल करना पड़ता था और आज उसी कंपनी ने अपना ओरिजिनल नाम बदलकर यूनाइटेड फूड ब्रांड्स कर दिया है ताकि बिजनेस को सिर्फ बारबेक्यू नेशन ब्रांड तक लिमिटेड ना रखा जाए। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका बिजनेस मॉडल किसी रैंडम लक से नहीं बना था। हर एक डिसीजन, चाहे वो मेन्यू का ऑर्डर हो या फिर रेस्टोरेंट की लोकेशन, एक सोची समझी इकोनॉमिक्स पर बेस्ड था। फिक्स प्राइस बफे, टेबल पर लाइव ग्रिलिंग और बर्थडे सेलिब्रेशंस, ये सब सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं थी बल्कि एक कैलकुलेटेड सिस्टम था जिसने सालों तक खूब प्रॉफिट बनाया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना मजबूत सिस्टम अचानक से क्रैश हो गया? क्या कोविड अकेले जिम्मेदार था या कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पहले से ही इस बिजनेस के अंदर छुपी हुई थी? आज हम इस कंपनी की असली इकोनॉमिक्स, उसकी कमजोरियां और उसके कमबैक की कोशिश को डिटेल में समझेंगे। बारबेक्यू नेशन की पहचान सिर्फ उसके खाने से नहीं थी बल्कि उस एक्सपीरियंस से बनी थी जो हर कस्टमर को टेबल पर बैठे ही मिलता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपीरियंस किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं था बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड बिजनेस कैलकुलेशन थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 2006 में, जब इंदौर के सयाजी होटल में रेस्टोरेंट मैनेजर प्रसन्नजीत चौधरी को बार बार एक ही कंप्लेंट सुनने को मिल रही थी। कस्टमर्स कहते थे कि किचन से टेबल तक आते आते कबाब्स ठंडे हो जाते हैं और उनका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं रहता। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकला लाइव ग्रिलिंग। हर टेबल पे एक छोटा ग्रिल लगाया गया जहां स्टार्टर्स कस्टमर्स के सामने ही पकने लगे और बिल्कुल फ्रेश सर्व होने लगे। साइजी होटल्स के तब की एमडी साजिद धनानी ने इस आइडिया को सिर्फ एक ऑपरेशनल फिक्स नहीं माना, उन्होंने इसमें एक पूरा नया रेस्टोरेंट मॉडल देखा और चौधरी को फूड रिटेल में उतरने का गो हेड दे दिया। इसी विजन के साथ चौधरी अब बारबेक्यू नेशन के सीईओ के रूप में इस आइडिया को इंदौर से मुंबई ले आए और जनवरी 2006 में मुंबई के प्रीमियम एरिया पाली हिल में अपना पहला बारबेक्यू नेशन आउटलेट खोला। ये डिसीजन भी सोच समझ कर लिया गया था। चौधरी खुद इंदौर से थे, लेकिन उनका मानना था कि अगर मुंबई के सबसे डिमांडिंग और हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने लगेंगे तो बाकी इंडिया में एक्सपैंड करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इस कंपनी की असली स्ट्रेंथ सिर्फ लाइव ग्रिलिंग नहीं थी, इस बिजनेस की रियल इकोनॉमिक्स बफे मॉडल के अंदर छुपी हुई थी। कस्टमर को लगता था कि एक फिक्स प्राइस देकर वो जितना मर्जी चाहे उतना खा सकता है और इसी वजह से बफे हमेशा वैल्यू फॉर मनी फील होता था। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कस्टमर के ज्यादा खाने से नहीं बल्कि मेन्यू इंजीनियरिंग से आता था। तो सबसे पहले ग्रिल पनीर, टिक्का और कबाब्स जैसे कंपैरेटिवली सस्ते स्टार्टर्स को सर्व किया जाता था। ये जल्दी पेट भी भर देते थे, जिससे कस्टमर बाद में एक्सपेंसिव मेन कोर्स जैसे कि बिरयानी या फिर सी फूड कम कंज्यूम करता था। इस तरह कंपनी का फूड कॉस्ट पर हेड कंट्रोल में रहता था। साथ ही ड्रिंक्स और मॉकटेल्स बफे का हिस्सा नहीं होते थे, उसके अलग चार्जेस लिए जाते थे और उनका मार्जिन बफे से काफी ज्यादा हुआ करता था। कंपनी ने मार्केट में भी एक स्मार्ट अप्रोच अपनाई। बर्थडे सेलिब्रेशंस के वक्त स्टाफ द्वारा केक लाना और हैप्पी बर्थडे गवाना सिर्फ कस्टमर को स्पेशल फील कराने के लिए नहीं था। ये छोटे छोटे मोमेंट्स कस्टमर खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, जिससे बारबेक्यू नेशन को बिना किसी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मिल जाती थी। एक्सपीरियंस ही उसका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट बन गया। इस मॉडल की वजह से कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंडस्ट्री से काफी बेहतर थी। जहां रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एवरेज टेबल टर्नओवर लगभग 1.3 टाइम्स होता था, वहीं बारबेक्यू नेशन का टर्नओवर 1.8 से 1.9 टाइम्स तक पहुंच जाता था। इसका एक बड़ा रीजन था कि बाकी रेस्टोरेंट्स के मुताबिक बारबेक्यू नेशन की बुकिंग्स एडवांस में ज्यादा होती थी। इससे कंपनी को पहले से ही डिमांड का आइडिया मिल जाता था, कैपेसिटी प्लानिंग और स्टाफ एक्यूरेटली हो जाती थी और हर टेबल का यूटिलाइजेशन भी ज्यादा एफिशिएंट रहता था। ये स्ट्रैटेजी तेजी से काम करने लगी। 2007 में बैंगलोर में 2 नए आउटलेट्स खुले और एक आउटलेट हैदराबाद में भी खुला। 2008 तक कंपनी के टोटल 13 आउटलेट खुल चुके थे। हालांकि इतनी फास्ट एक्सपेंशन के साथ एक प्रॉब्लम भी सामने आई। हर आउटलेट के मैनेजर की परफॉर्मेंस को एफिशिएंटली ट्रैक करना मुश्किल होने लगा और ऑपरेशंस में कुछ गैप भी आ गए, जिन्हें कंपनी ने बाद में इम्प्रूव भी किया। 2012 में साजिद धनानी की डेथ के बाद उनके भाई कायूम दयानी ने लीडरशिप संभाली और एक्सपेंशन को कंटिन्यू रखा। 2013 में सीएक्स पार्टनर्स ने कंपनी में 110 करोड़ को इन्वेस्ट किया। इस फंडिंग की मदद से बारबेक्यू नेशन ने मेट्रो सिटीज के साथ साथ रायपुर और भुवनेश्वर जैसे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी एंट्री की, जहां रेंट कम था और ये डाइनिंग एक्सपीरियंस लोगों के लिए बिल्कुल नया था।
ग्रोथ नंबर्स भी इसी कहानी को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 13 में कंपनी का रेवेन्यू 184 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 17 तक बढ़कर 503 करोड़ हो गया। इसी दौरान प्रॉफिट 4.3 करोड़ से बढ़कर 10.2 करोड़ तक पहुंच गया। 2018 में कंपनी ने अपना 100 आउटलेट खोला और यूएई, ओमान और मलेशिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस को बना लिया। इस मोमेंटम का अगला बड़ा स्टेप था अप्रैल 2021 का आईपीओ, जहां कंपनी ने 453 करोड़ को रेज किया। इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की बैकिंग भी कंपनी को मिली और आईपीओ लगभग 6 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। नवंबर 2021 तक बारबेक्यू नेशन का शेयर अपने ऑल टाइम हाई 1946 तक पहुंच गया। उस वक्त देखकर लगा कि कंपनी ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का परफेक्ट बिजनेस मॉडल ढूंढ लिया है। लेकिन जो मॉडल पहले से ही इतना फुल प्रूफ लग रहा था, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेस पहले से ही मौजूद थी, सिर्फ वो अभी तक विजिबल नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अग्रेसिव एक्सपेंशन टारगेट्स की। आईपीओ से पहले मैनेजमेंट ने लगभग 300 आउटलेट्स तक पहुंचाने का टारगेट रख दिया था, जबकि हर नए आउटलेट का फुटफॉल गारंटी करना मुश्किल था। कई नई लोकेशंस में रेंट बहुत ही ज्यादा थी, तो कहीं स्टाफिंग की प्रॉब्लम आ गई और कई आउटलेट्स मॉल जैसे कमर्शियल स्पेसेस में फिक्स्ड रेंट अग्रीमेंट्स के अंडर थे। मतलब कस्टमर आए या फिर ना आए, रेंट हर महीने वही देना पड़ता था। ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था जो डिमांड में थोड़ी सी भी गिरावट आने पर कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। एक और छुपी हुई कमजोरी थी बफे वेस्टेज की। बफे सिस्टम में खाना पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है, अब चाहे उस दिन कितने भी कस्टमर्स आएं। कंपनी के फाउंडर ने भी इस वेस्टेज को एक ऑनगोइंग कंसर्न माना था, जो डायरेक्टली कॉस्ट बढ़ाती थी, खास तौर पर जब मार्जिन्स ऑलरेडी टाइट हो। ये सारी प्रॉब्लम्स तब तक मैनेजेबल थी जब तक रेवेन्यू स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा था, लेकिन ये एक ऐसी फाउंडेशन थी जो किसी भी बड़े शॉक को झेलने के लिए तैयार नहीं थी। और वही बड़ा शॉक आया कोविड-19 के रूप में। कंपनी का पूरा मॉडल शेयर्ड डाइनिंग और टेबल साइड लाइव ग्रिलिंग पर खड़ा था और लॉकडाउन के दौरान एग्जैक्टली यही एक्टिविटी सबसे पहले बैन हो गई। फिर कंपनी ने बारबेक्यू इन अ बॉक्स नाम की होम डिलीवरी किट्स निकाली ताकि लोग घर बैठे ही ग्रिलिंग का एक्सपीरियंस ले सके। लेकिन डिलीवरी मॉडल डाइन इन जैसी कमाई कभी नहीं कर पाया। जो फिक्स्ड रेंट और एक्सपेंशन से जुड़ा डेट पहले से ही एक रिस्क था, वो अब एक्टिवली कंपनी को लेकर डूब रहा था और पैंडेमिक के बाद भी राहत नहीं मिली। 2022-2023 में इन्फ्लेशन ने सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया। इंग्रेडिएंट्स, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी सब महंगे हो गए, लेकिन कंपनी का कोर कस्टमर बेस मिडिल क्लास फैमिलीज थी, जो कि प्राइस को लेकर काफी सेंसिटिव होती हैं और इसीलिए मेन्यू प्राइसेस उतने बढ़ाए नहीं जा सकते थे जितना जरूरी था। और इसी वक्त वाओ मोमोज, फासोस और बर्गर किंग जैसे फास्ट और अफोर्डेबल QSR ब्रांड्स मार्केट में तेजी से उभर रहे थे। वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के पास अब 2 घंटे बफे में बैठने का टाइम नहीं था, उन्हें फास्ट और कन्वीनियंट ऑप्शंस चाहिए थे और कंज्यूमर बिहेवियर धीरे धीरे इसी तरफ शिफ्ट होने लगी। इस सब फैक्टर्स का कंबाइंड असर स्टॉक पर दिखा। शेयर प्राइस अपना 2021 के पीक से 2024-2025 तक लगभग 87% तक क्रैश हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेट लॉस साल दर साल 107% से बढ़कर लगभग 27.79 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि सेल्स नॉर्मल गिरावट के साथ 1233 करोड़ रह गई। जब प्रेशर इतना बढ़ गया कि पुराना नाम ही एक लाइबिलिटी लगने लगे, तो कंपनी ने सितंबर 2025 में खुद को यूनाइटेड फूड ब्रांड्स लिमिटेड रीब्रांड कर दिया और स्टॉक एक्सचेंज पर टिकर भी बारबेक्यू से UFBL हो गया। आइडिया सिंपल था, अब एक ही ब्रांड पर डिपेंड होने के बजाय एक डाइवर्सिफाइड फूड पोर्टफोलियो बनाया जाए। इसी सोच के तहत कंपनी ने टॉस्कानो नाम से इटालियन डाइनिंग ब्रांड और सॉल्ट नाम से एक नया प्रीमियम कैजुअल डाइनिंग फॉर्मेट लॉन्च किया। फरवरी 2025 में विलो गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 51% शेयर एक्वायर किया गया, जो कंपनी का आइसक्रीम और डेजर्ट कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन मूव था। इसके अलावा सब्सिडरी रेड एप्पल किचन को एक्सपेंशन के लिए 10 करोड़ की अनसिक्योर्ड लोन भी दिया गया। लेकिन नाम बदलने से लीगल चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। असेसमेंट ईयर 2023 से 2024 के लिए कंपनी पर 8.63 करोड़ का टैक्स डिमांड आ गया और साथ ही 2.78 करोड़ का ट्रांसफर प्राइसिंग एडिशन भी नोट किया गया था। जून 2026 में रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के बाद पूरा 8.63 करोड़ डिमांड और इंटरेस्ट निल कर दिया गया, जो कंपनी के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट रिलीफ था। स्टॉक का पाथ भी किसी थ्रिलर से कम नहीं था। 2025 के दौरान शेयर प्राइस शार्पली वीकन हुआ और अर्ली 2026 तक लगभग 172 के 52 वीक लो के पास पहुंच गया,
जो 2021 के 1946 के पीक से काफी लंबी गिरावट थी। उसके बाद कंपनी ने रिकवर करना शुरू किया। Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू में लगभग 23% की ग्रोथ आई। सेम स्टोर सेल्स में रफली 14.4% बढ़ी और बारबेक्यू नेशन इंडिया सेगमेंट में डाइन इन वॉल्यूम में 47% तक का जंप दिखा। इसी मोमेंटम के साथ स्टॉक 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक अपने 52 वीक लगभग 356 तक पहुंच गया। फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर ही स्टॉक में एक शार्प करेक्शन आया और ये 356 से गिरकर लगभग 265 तक रह गया, जो कि प्रॉफिट बुकिंग और ब्रॉडर मार्केट वीकनेस का नतीजा था। लेकिन ये गिरावट ज्यादा देर तक नहीं टिकी। Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स के बाद, जिसमें लॉसेस नैरो हुए, स्टॉक सिर्फ 2 दिनों में 44% तक उछल गया और एक 17 महीने के हाई लगभग 481 तक पहुंच गया। और रिकवरी यही नहीं रुकी। जुलाई 2026 तक स्टॉक अपने नए 52 वीक हाई 763 के करीब तक पहुंच गया, जो पिछले साल में काफी ज्यादा ग्रोथ थी। पर इस रिकवरी को पूरी तरह ड्यूरेबल समझना जल्दबाजी होगी। फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू 8.6% से बढ़कर 1338 करोड़ हो गया, लेकिन एनुअल नेट लॉस भी काफी बढ़ा, लगभग 61.9 करोड़, जिससे पता चला कि क्वार्टरली इंप्रूवमेंट के बाद भी फुल ईयर प्रॉफिटेबिलिटी अभी काफी दूर थी। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 में अराउंड 40 न्यू रेस्टोरेंट्स का प्लान भी दिया। तो ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसका बिजनेस मॉडल कभी इतना स्मार्ट था कि पूरी इंडस्ट्री से कॉपी करना चाहती थी, लेकिन उसी मॉडल में कुछ ऐसी कमजोरियां थी जो एक दिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अब यूनाइटेड फूड ब्रांड्स के रूप में ये कंपनी खुद को दोबारा साबित करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी बहुत दूर है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टॉक रैली है या सच में एक नया कमबैक लिखा जा रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।